Hello, friends. Once again, I welcome you to your own YouTube channel, Physics Ki Dunya, a place where physics becomes your friend. Guys, I am Kartikeya Srivastav, and today I am going to launch a new course of physics of class 11th as per NCRT pattern. Today, I am going to start the very first chapter of NCRT, and that is physical world. Yes, guys, first chapter of class 11. The reason behind launching this chapter very first is that most of the time this chapter is ignored. It is said that not a very big weightage this chapter has got in the question paper, and therefore certain questions are there, and no need to pay full attention to the chapter. But actually this chapter creates the interest in the subject. मुझे अब तक के अपने पूरे जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनमें ये पता चलता है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा एंड वंस यू स्टार्ट लविंग द बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट यू विल स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट एज वेल. तो इसीलिए ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड ये एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता. सर्टेन क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके बारे में जानना, इसके बारे में समझना वो एक अच्छा स्टेप है टू ट्राई टू फॉल इन लव विथ फिजिक्स. तो इसीलिए मैं आपके साथ ये चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एक और बात है, 11th क्लास का बहुत सारी जगह स्टडी स्टार्ट हो चुका है और प्रोविजनल क्लासेस स्कूल्स ने स्टार्ट कर दी हैं. और फिजिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसमें स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि मोस्टली सेकंड चैप्टर है जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वहां से बात स्टार्ट होती है और स्टूडेंट्स को समझ में आना बंद हो जाता है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि उससे पहले उतना सारा वैसा उन्होंने नहीं पढ़ा होता है. तो इसीलिए हम यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एज पर द सिलेबस, एज पर द पैटर्न चलेंगे. मैं पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, हेडिंग्स डिस्कस करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस, आज का चैप्टर. और आई होप कि इस कोर्स को आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा. दिस वुड गेट योर कंप्लीट लव, अफेक्शन एंड सपोर्ट. सो लेट्स बिगिन. यस गाइस, तो फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अभी तक हम पढ़ते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का क्या बेनिफिट है, या व्हाई शुड वी बी इंटरेस्टेड इन दिस. तो बेसिकली क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि उस सब्जेक्ट के साथ आपको प्यार हो, उसको पढ़ने में आपको मज़ा आए. ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ के आप बोर हो जाएं, लेकिन जब आप बोर हो रहे हो तो आप सब्जेक्ट पढ़ें और आपको इंटरेस्ट आ जाए. ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप उसको पढ़ लें, हो सकता है कि आप उसमें मार्क्स स्कोर कर लें, लेकिन कभी भी आप उसमें वो परफेक्शन नहीं ला पाएंगे. कभी भी आपकी स्कोर और आपकी कैपेबिलिटी, इनके संग जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा अगर आप बिना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं. तो एक अटेम्प्ट है यहाँ से कि मैं आप लोगों में वो इंटरेस्ट क्रिएट कर पाऊँ, आप लोगों को समझ आ पाए कि फिजिक्स विच इज सपोज टू बी टफ वन. जैसे 10th क्लास में जब न्यूमेरिकल्स आते थे सर्किट वाले, या 9th क्लास में जब वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आ जाते थे, तो हमको थोड़ा सा लगता था कि ये क्या हो रहा है, और न्यूमेरिकल्स ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ज्यादा डरावने लगते हैं. थ्योरी इज इजी टू कंप्लीट, सब लोग थ्योरी समझ लेते हैं, बट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं हो पाते. एक तो मैं आपको क्योंकि ये पहला चैप्टर है तो एक ओवरव्यू देना जरूरी है. तो मैं आपसे बिफोर आई मूव इन दिस चैप्टर मैं आपको कुछ एक बातें बताऊं. न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाने का एक ही मतलब है कि थ्योरी समझ में नहीं आई है. इफ यू अंडरस्टैंड द थ्योरी वेल, तो 95% न्यूमेरिकल्स यू विल बी एबल टू सॉल्व. क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी का मतलब क्या है? थ्योरी का मतलब कुछ रटने वाला तो है नहीं. फिजिक्स में थ्योरी का मतलब ये है कि समथिंग दैट यू हैव लर्न एंड नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट. अगर आपको थ्योरी का एप्लीकेशन ही नहीं आया तो आपको थ्योरी भी नहीं आई है. सिंपल. तो वो लोग जो ये मानते हैं कि हमारी थ्योरी तो अच्छी है फिजिक्स में लेकिन न्यूमेरिकल अच्छे नहीं है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है. थ्योरी भी अच्छी नहीं है. अब वो थ्योरी अच्छी क्यों नहीं है,
इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद आपको कभी वैसे समझाया ना जाता हो, शायद आपने कभी वैसे समझने की कोशिश ना की हो, क्योंकि इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। आप क्या देखते हैं, आपको अपना ऑब्जर्वेशन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप साइंस समझना चाहते हैं, दिस इज नेचुरल साइंस, तो आपको नेचर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। तो सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, एक बार आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो डेफिनेटली you'll स्टार्ट लाइकिंग इट। क्यों? क्योंकि फिजिक्स तो आपको जो अभी 11th में आप पढ़ेंगे वो तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है मैं आज बताने वाला हूँ, लेकिन मैक्रोस्कोपिक का मतलब यू कैन सी द थिंग्स अराउंड योरसेल्फ, यू कैन ऑब्जर्व देम। बस अभी तक क्या था, आप उनको देखते थे लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछते थे। स्टार्ट पुटिंग अप क्वेश्चंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछें, जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए पूछते रहें पूछते रहें। हो सकता है लोग आपसे कहेंगे कि नहीं मत पूछो, हमें आंसर नहीं देने, पीपल विल गेट इरिटेटेड, बट यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको क्वेश्चंस पूछते रहने हैं। जस्ट कीप योर क्यूरियोसिटी ऑन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद मैं तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो शायद आपको वहां पर पता चलेगा कि जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, दे बिकेम ग्रेट by asking a number of questions, and at that time nobody was thinking to answer them. Most of the people of their times were thinking them to be mentally ill, but they kept on asking, and that's how they invented, discovered, or propounded a theory. So just keep asking, keep learning, and keep observing what's happening in your surroundings. तो बात शुरू करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड है क्या? सबसे पहले तो ये समझो। फिजिकल वर्ल्ड मतलब आपके चारों तरफ जो दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया, इसमें जो भी मोशन हो रही है, एनर्जी, मैटर, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं या सुनी हुई हैं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा है, सब सुना तो है। एनर्जी क्या होती है, मैटर कुछ तो सुना होगा, मैटर नाम तो सुना है। तो ये सब जो हो रहा है, यूनिवर्स, सन, प्लेनेट, सैटेलाइट, आपका चलना, इंक से पेपर पे लिखना, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखना, डस्टर से रब करना, साइकिल का चलना, ब्रेक लगाने पे रुक जाना, एक्सेलरेट करने पे चल देना, पैडलिंग पर साइकिल का चलना, क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन, फॉलिंग, है ना, घिसट के चलने पर, जब आप घसीटते हैं अपने आप को तो कपड़े का फट जाना, ठीक है, हाथों को रगड़ने पर उनका गर्म हो जाना, जब नई वूल का स्वेटर उतारते हैं तो उसमें जो चिरपिरी की आवाज आना, चिरपिरी स्पार्कलिंग साउंड आती है ना, तो वो आना। तो ये सारी चीजें फिजिक्स में आती हैं। दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ सच इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में ये सब कुछ आता है। और सोचिए, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड अच्छे से समझते हैं, इट मींस यू आर गोना अंडरस्टैंड ऑल दीज फिनोमेना। लेकिन इससे पहले कि हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करें या फिजिक्स के बारे में बात करें, सबसे पहली बात आती है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? तो स्टूडेंट, साइंस क्या है? देखो, नॉलेज तो सबके पास है, सबके पास है, और अब से नहीं है, एंशियंट टाइम से है, पुराने जमाने से नॉलेज सबके पास है। उस नॉलेज का सिस्टमैटिक फॉर्म है साइंस। क्योंकि नॉलेज अगर सीक्वेंस में नहीं है, अगर सिस्टम में नहीं है, तो वो नॉलेज हमें बेनिफिट नहीं देती। तो साइंस क्या है? वो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है नॉलेज का, जिसको हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। तो साइंस इज द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेनन। ठीक है, नेचुरल फिनोमेनन, प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए हम जो क्रमबद्ध प्रयास करते हैं, जो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट करते हैं, उसकी को साइंस कहा गया है। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज। विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान है। ठीक है, अब बात आती है कि साइंस में क्या होता है, कितने टाइप की साइंस होती है। तो बहुत सारी साइंस है। साइंस हैज अ वेरी वास्ट डोमेन। उस डोमेन में एक पार्ट आता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में नेचर से रिलेटेड बातें, जो चीजें नेचुरली हो रही हैं, फिर हमने बाद में उनको आर्टिफिशियल भी बनाया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेचुरली हो रही थी। नेचुरल साइंस के थ्री थ्री मेन पार्ट्स आते हैं। उसमें है लाइफ साइंस, जिसमें बायोलॉजी आती है।
केमिकल साइंस जिसमें केमिस्ट्री आती है, और फिजिकल साइंस जिसमें फिजिक्स आती है। एंड दीज थ्री आर द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो यहां पर हमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में तो बात नहीं करनी है, यहां हमें बात किसके बारे में करनी है? फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या होती है? व्हाट इज फिजिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with the study of matter and energy and their interactions। ये एक डेफिनेशन है कि फिजिक्स क्या है। नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जहां पर किसकी स्टडी की जाती है? एनर्जी और मैटर के एक दूसरे के साथ रिलेशन की स्टडी की जाती है। मतलब मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी वहां पर कोई भी तीसरी चीज हो सकती है। A place where there is no matter, there is no energy, there can be nothing else। तो मैटर और एनर्जी इन दोनों में से कुछ तो जरूर होगा, और इन दोनों का एक दूसरे के संग कुछ इंटरेक्शन है। तो और यही स्टडी जो है, इसी स्टडी को क्या कहा जाता है? दैट स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। एक और डेफिनेशन भी है फिजिक्स की। It deals with the study of basic laws of nature which governs the universe। इसका मतलब यूनिवर्स में जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं या जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, उनको उनके कुछ लॉज हैं, कुछ बेसिक लॉज हैं जिन जिन पर बेस्ड हैं वो। यानी कुछ बेसिक लॉज हैं जो बनाए गए हैं उन बातों को, उन इवेंट्स को, उन इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वो सेक्शन है, वो ब्रांच है नेचुरल साइंस की, जो उन बेसिक लॉज के संग एंटरटेन करती है, उन बेसिक लॉज के साथ डील करती है। यानी फिजिक्स में हम वो बेसिक लॉज पढ़ते हैं जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो बहुत सारे ऐसे लॉज है, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, बहुत सारे ऐसे लॉज है। मैनी मोर आर देयर, you will get to know about them as we will proceed in the syllabus। अब बात आती है कि ठीक है, फिजिक्स में बेसिक लॉज के संग डील किया जाता है, तो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, उन सारी घटनाओं के लिए फिजिक्स में कितने सारे लॉज बनेंगे? वैसे तो इनफाइनाइट लॉज मस्ट बी देयर, बट नो, एक्चुअली इसके लिए देर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल, और यू कैन से दे आर टू पिलर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के दो पिलर्स, those two fundamental principles are unification and reductionism। पहले हम यूनिफिकेशन के बारे में बात करें। हियर इट इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल फिजिकल फिनोमिना यूजिंग फ्यू लॉज। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक फिनोमिना के लिए कुछ नया लॉ बनाना पड़ेगा। यूनिफिकेशन का मतलब है यूनिफाई करना, यानी बहुत सारी घटनाओं को एक लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। तो यूनिफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? यूनिफिकेशन के थ्रू हम एक लॉ से मल्टीपल इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो यूनिफिकेशन की वजह से बहुत सारे लॉज, ऑल्दो दे आर लार्ज इन नंबर, बट नॉट एज लार्ज एज द नंबर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस। तो यूनिफिकेशन क्या है? इसमें कोई बहुत सारे सिमिलर फिनोमिना को एक लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है। बहुत सारे सिमिलर फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल लॉ। अब आप कह रहे होंगे ऐसे कैसे सर, हमें तो समझ में नहीं आया कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपने नाम सुने होंगे इसके, ये 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो दो बॉडीज होती हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के जो है प्रोपोर्शनल होता है। और इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर या r स्क्वायर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कुछ थोड़ा थोड़ा चमक रहा होगा आपको।
दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसको यूजुअली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। तो अब देखिए, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो एक सिंगल लॉ है, लेकिन वो किसी एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो न्यूटन के ऊपर जो एप्पल गिरा था, न्यूटन ने सिर्फ उसी के लिए लॉ बनाया था ना। भले ही इंस्पायर न्यूटन वहां से हुए थे, लेकिन द लॉ वाज नॉट फॉर दैट ओनली। उस तरीके की कई सारी इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे करता है? मैंने उनमें से कुछ इवेंट्स यहाँ पर ली हैं, कुछ घटनाएं यहाँ पर दिखाई हैं। आई होप कि आपको समझ में आएंगे। जैसे एक है फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में मास है, मतलब जिनके पास कुछ मास है, तो इसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, यानी एवरी टू बॉडीज इन द वर्ल्ड अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसके लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ऐसे ही फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप छोड़ दो तो वो नीचे की तरफ गिरता है, ग्रेविटी, इसके लिए भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट और मून, अर्थ के चारों तरफ कई सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं, मून घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो इसके लिए भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, तो इसके लिए भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही एक्सप्लेनेशन देता है। और ऐसे, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऐसे और 400 एग्जाम्पल हो सकते हैं, 4000 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ सिंगल लॉ एक्सप्लेनिंग many many events taking place in your sight। तो अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो अकेला लॉ है ना, लेकिन इसने बहुत सारी इवेंट्स को एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं था कि फोर्स बिटवीन टू प्लैनेट पार्टिकल्स के लिए अलग लॉ बनाया जाए, फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए अलग लॉ बनाया जाए, तो हर एक के लिए अलग लॉ नहीं। ये सारी जो इवेंट्स थी, इनमें कुछ सिमिलर था, और उस सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए एक सिंगल लॉ से इनका एक्सप्लेनेशन दिया जा सका। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। इसको कहा जाता है यूनिफिकेशन। यूजिंग फ्यू लॉज एक्सप्लेनिंग ऑल फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। क्लियर? और वर्ब यहां पे क्या है? यूनिफाई। ओके। तो ये था आपका पहला प्रिंसिपल। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है? सो द सेकंड प्रिंसिपल इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म इज द सेकंड प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डज इट मीन? रिडक्शनिज्म का क्या मतलब? देखिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। सपोज करो कि तुमको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया, अभी जैसे तुमने 10th में पढ़े थे ना, तो तुमको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया, और तुमसे कहा गया कि इसका सीधे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। कैसे बताओ? बहुत टफ हो गया ना। लेकिन वही अगर तुम उसके एक एक रेजिस्टेंस की पेयरिंग करते चलो, एक को एक के साथ सॉल्व करो, फिर जो रिजल्ट आए उसे दूसरे के साथ सॉल्व करो, फिर रिजल्ट आए उसे तीसरे के साथ सॉल्व करो, यानी आप उसके पूरे सर्किट की एक साथ स्टडी ना करके आप उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते जाएं, और उन स्टडीज को कनेक्ट करते जाएं, तो आपके लिए वर्क इजी हो जाता है। आप देखिए, आपने जैसे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी थी 10th में, तो इलेक्ट्रिक मोटर, अगर आप सीधे इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग बताना शुरू करते तो आप कॉम्प्लेक्स होता आपके लिए, आप सब बता एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप समझा नहीं पाते, आप उसके पीछे का प्रिंसिपल नहीं बता पाते, आप उसकी वर्किंग को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मोटर, आप बस ये बताते कि स्विच ऑन किया और पानी आने लगा मोटर से। लेकिन जब आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन किया, आपने बताया कि इसमें एक आर्मेचर कॉइल होती है, इसमें एक स्प्लिट रिंग्स होती हैं, इसमें कार्बन ब्रशेस होते हैं, इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है, आपने इस तरीके से एक्सप्लेन किया उसके डिफरेंट पार्ट्स को, और फिर उन सारी जो आपने अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी की, उन सबको कंबाइन कर दिया। तो कंबाइंड स्टडी किसके बारे में हो गई? इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। यही रिडक्शनिज्म। Reductionism is the approach to study the properties of a complex system from the properties and interaction of its constituent simpler parts। यानी कोई सिस्टम है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा सिस्टम है, उसको पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है, उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप एक साथ पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आप, चलो आप हो सकता है एक्सप्लेन कर भी दो, समझने वाले के समझना और भी मुश्किल है, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला तो पूरा माइंड लगाकर एक्सप्लेन कर भी देगा, हो सकता है, लेकिन समझने वाला कभी भी उतना माइंड नहीं लगा पाएगा एक साथ, क्योंकि उसके लिए तो पहली बार है उस सिस्टम में। तो इसलिए रिडक्शनिज्म क्या है कि आप पूरे सिस्टम की स्टडी करो ही मत,
आप क्या करो, अगर सिस्टम बहुत बड़ा है तो आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करो, और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी को कंबाइन करके पूरे सिस्टम की स्टडी बता दो। और इससे क्या होगा कि आप उन छोटे-छोटे पार्ट्स की स्टडी करने से उनसे कोई नया सिस्टम भी बना सकते हो उनकी प्रॉपर्टीज को देखकर। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की स्टडी की थी, लेकिन आपको पता चल गया था वहां से कि आर्मेचर कॉइल में करंट फ्लो होता है, क्योंकि आपने आर्मेचर कॉइल अलग से पढ़ा था, तो आपने उसको जनरेटर में भी लगा दिया था, इफ यू रिमेंबर, एसी जनरेटर में। तो ये भी एक फायदा है रिडक्शनिज्म का, कि आप डिफरेंट पार्ट्स की अलग-अलग स्टडी कर रहे हो, तो जरूरत पड़ने पर आप उन पार्ट्स को डिफरेंट वे में अरेंज करके कोई नया डिवाइस, कोई नई प्रोसेस तैयार कर सकते हो। So that's reductionism, the approach to study the properties of complex system from the properties and interactions of its constituent simpler part. किसी बड़े से सिस्टम की स्टडी एक साथ करने की जगह उसके छोटे छोटे पार्ट्स की अलग अलग स्टडी करके और उनको कंबाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। समझ में आ गया? तो ये यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म आर द टू मेन पिलर्स, टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। इन्हीं पर पूरी फिजिक्स जो है बेस्ड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है, हम क्यों पढ़ें फिजिक्स, क्या क्या पढ़ सकते हैं फिजिक्स में, आगे चलकर नौकरी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खैर, नौकरी वोकरी तो बात की चीजें हैं, एंड दैट्स नॉट आवर टॉक, हमें उस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पढ़ाई की बात है। ठीक है, पढ़ा, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, पढ़ने का मतलब कभी भी ये मत समझो कि पढ़ लिए तो उससे आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो। पढ़ने का मतलब होता है कि आपको मेंटल प्रॉफिट हो, आपका दिमाग तेज हो। फिर उस दिमाग को आप कैसे फाइनेंशियल कन्वर्जन में लगाते हो वो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, फिजिक्स में स्कोप बहुत है। उसका कारण ये है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हर रोज कुछ नया होता है। और एक टाइम था आइंस्टाइन से पहले का, जब ये माना जाता था कि सारी फिजिक्स खत्म हो चुकी है। बट जब आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरीज दी, तो उसके बाद फिजिक्स का एक तरीके से नया दरवाजा खुल गया। और ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे में अभी तक कोई अंत नहीं है, अभी तक इसका फाइनल एंड किसी ने टच नहीं किया, शायद बीच में भी नहीं पहुंचे। अभी तो दरवाजे के इसी तरफ खड़े होकर नजारा देख रहे हैं। तो बहुत सारा स्कोप है। बट यहां पर हम अपने स्कोप को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज माइक्रोस्कोपिक एंड सेकंड इज मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब आप जानते हैं बहुत छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम बहुत छोटे पार्टिकल्स के साथ, बहुत छोटे फिनोमिना के साथ डील करते हैं। इतने छोटे फिनोमिना कि आप उनको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। एटॉमिक फिनोमिना, मॉलिक्यूलर फिनोमिना एंड न्यूक्लियर फिनोमिना, इनमें इनकी बात हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ सच काइंड यू विल स्टडी इन 12th क्लास। ठीक है, quantum mechanics is the name of the subject under which this microscopic study fall। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स है। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स जो पूरा इलेबोरेशन है वो तो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, बहुत हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फिजिक्स। और आजकल यूज क्वांटम मैकेनिक्स ही होता है, लेकिन क्वांटम समझने से पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो माइक्रोस्कोपिक जो है उसको आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे 12th क्लास में। वहां पर आपके पास शायद 3 चैप्टर हैं इसके, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये 3 चैप्टर्स होंगे जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पर बेस्ड होंगे। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जिसे कहा जाए। और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, ये ओल्ड या ट्रेडिशनल फिजिक्स है। इट डील्स विद द बिगर टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। ये बड़ी बॉडीज के संग डील करने के लिए, यानी आप, मैं, पेन का पेपर पे लिखना, चौक का बोर्ड पे लिखना, डस्टर का मिटाना, कार का चलना, प्लैनेट्स का घूमना, इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए आप डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने 11th 12th में मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स से ही डील करने वाले हैं। इस मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हमारे पास मैकेनिक्स होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, ऑप्टिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या होता है, तो टाइम जैसे जैसे आता जाएगा आप इनके बारे में आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, बट फॉर नाउ मैक्रोस्कोपिक में हम बड़ी बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक में हम
छोटी बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं। ओके गाइस, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अब फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर से, जिसमें से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप समझें इस क्वेश्चन को। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी फोर्सेस आपने अभी तक पढ़े हैं, आप आगे पढ़ोगे, वो सारे फोर्सेस को मेनली कैटेगराइज किया गया है इन फोर फोर्सेस, फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और ये जो फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं ये फंडामेंटल फोर्सेस है। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो सब इन्हीं फोर्सेस से जनरेट होते हैं, इनमें से किसी एक फोर्स से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार फंडामेंटल फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, weak nuclear force, electromagnetic force, and a strong nuclear force. These are the four types of forces which are fundamental forces. ठीक है, बाकी जितने भी फोर्सेस आपने अभी तक सुने हैं, आप आगे सुनोगे, वो सब इन्हीं फोर्सेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेराइव्ड हैं, यानी इन्हीं फोर्सेस से बने हैं, या तो डायरेक्टली इनसे बने हैं या इनडायरेक्टली इनसे बने, बट बने इनसे ही। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये चार फंडामेंटल फोर्स हैं। अब ये चार फंडामेंटल फोर्स जो हैं, इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन की है, क्यों होते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट एक्ट्स ड्यू टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी क्या होता है कि जो दो बॉडीज हैं, उनके जो मास हैं, ऑब्जेक्ट्स के पास कुछ मास होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट बिना मास के नहीं होता, और ऑब्जेक्ट के पास जो मास होता है, उस मास की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर में। अगर कहीं भी दो पार्टिकल्स हैं जिनके पास मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होगा, और इसका वही फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी आपने पढ़ा था नाइन्थ में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स। दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये न्यूक्लियस के अंदर, आपने पढ़ा होगा एटम होता है, एटम में अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर 13 में, विच इज न्यूक्लियाई, वहां आप पढ़ेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा न्यूक्लियस में और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो बनते हैं, रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। मतलब दे आर प्रोड्यूस्ड एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड विद इन द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बनते और बिगड़ते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। जैसे आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं टेंथ क्लास में, केमिस्ट्री में, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी रिएक्शंस होती हैं, दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। आपने टेंथ में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जरूर पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और वो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक रिएक्शन है बीटा डिके। आप परेशान ना हो कि आपको इसका मतलब नहीं पता, ये आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में कि क्या मतलब होता है, कैसे होता है। बट अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि बीटा डिके के टाइम पर जो न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और उस पार्टिकल्स के बीच में, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स वो है जो सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन में, हमेशा का हमेशा नहीं होता, वहां पर न्यूक्लियस के अंदर सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक बीटा डिके, तो उस टाइम पर जनरेट होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड जो फोर्स है आपके पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आप इसके बारे में भी ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में, फिर चैप्टर 4 में, बहुत सारी पढ़ाई ट्वेल्थ में। जो फर्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप वहां पढ़ेंगे इसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही वो फोर्स है जो न्यूक्लियाई को
बनाकर रखता है, मतलब न्यूक्लियस के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, ये वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करता है। कोई भी न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होगा जो उनको एक साथ रखे है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होगा जो उनको एक साथ रखे है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा होगा जो उनको एक साथ रखे है। तो ये जो फोर्स जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, इस फोर्स को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हियर N stands for neutron and P stands for proton. तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के बनने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और नेचर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई दूसरा फोर्स नहीं है। अपनी रेंज में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ कंपैरिजन करूं और रेशियो निकालूं, तो अगर न्यूक्लियर फोर्स 1 है किसी रेंज में, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1/100 होगा, यानी 100 टाइम्स कम होता है उसी रेंज में न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में। वीक न्यूक्लियर फोर्स 1/10⁻13 होगा, यानी 10⁻13 टाइम्स स्मॉलर होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻38 टाइम्स स्मॉलर होता है एज कंपेयर्ड टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 100 गुना कम है, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13 टाइम्स कम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻38 टाइम्स कम है। -38 मतलब 10⁻38 टाइम्स कम, लेस है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है। सबसे कमजोर फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कंपेरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ज्यादा स्ट्रांग है, और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट वन। अब क्या है कि ये तो इनकी स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन फिर भी जो एटम्स और मॉलिक्यूल से ऊपर उठकर अगर हम देखें, बड़े बड़े प्लैनेट्स को कौन रिवॉल्व करा रहा है? हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। क्यों कर पा रही है? इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर न्यूक्लियर फोर्स ही सबसे स्ट्रांग है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा है अर्थ का या प्लैनेट्स का, या ऐसे कई सारे फिनोमिना जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, वहां पर इन बचे हुए तीनों का इफेक्ट क्यों नहीं दिखा हमें? तो वो समझते हैं जरा। उसके लिए देखिए, रेंज रेंज की आप बात करें अगर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। आपको यहां से दिख रहा हो, लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर रखे हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगेगा। आइडियली ये कहा जाता है, थ्योरेटिकली अगर आप समझें, कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हैं, एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर हैं, तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ। जबकि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है और शॉर्ट, वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दोनों ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होता है कि 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर, इतने छोटी सी रेंज में ये काम करते हैं। अगर आप 10⁻⁻14 मीटर से बड़ा कुछ ले लें, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो दोनों ही न्यूक्लियर फोर्स, चाहे वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स हैं, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दोनों ही क्या है? शॉर्ट रेंज है। 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर के बीच में ही ये एग्जिस्ट करते हैं। 10⁻⁻15 मीटर का मतलब होता है कि आप 1/10⁻15 मीटर कीजिए। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद 14 टाइम्स जीरो, सोचिए कितना छोटा टर्म है। उतनी छोटी सी रेंज में ये एक्ट करते हैं। जैसे ही रेंज इससे बड़ी हो जाएगी, इनका एक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। इसलिए जो लॉन्ग रेंज फिनोमिना है, जो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, उनमें आपको न्यूक्लियर फोर्सेस का इफेक्ट दिखाई नहीं देता। अब बात करें अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये भी लॉन्ग रेंज है ग्रेविटेशन की तरह, और ग्रेविटेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट फिर भी इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा हमें, ज्यादातर ग्रेविटेशन का इफेक्ट दिख रहा है। द रीजन बिहाइंड इज दैट
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज्ड बॉडीज के बीच में एक्ट कर रहा है। तो अगर चार्ज्ड बॉडीज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है, तो ये तो एक्ट नहीं कर रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशन मास की वजह से एक्ट करता है और मास हर बॉडी में होता है। तो इसीलिए आपको ज्यादातर फिनोमेना वो दिखाई दे रहे हैं जिनमें ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है। बट जब आप अभी आगे पढ़ेंगे 12th में, जब आप चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चार्ज वाले फिनोमेना भी बहुत सारे हैं। और फिर जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फिनोमेना भी काफी जगह इन्वॉल्व है। बट इनकी सबकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग द वीकेस्ट वन appears in most of the cases that we observe macroscopically. The reason is that it is a long range force. First, it is long range force, gravitation is long range, and second, it depends on mass. So there is nobody having zero mass. Therefore, जो आपका ग्रेविटेशन का फिनोमिना है वो आपको इजीली अपीयर हो जाता है, जबकि जो बाकी के फिनोमिना है वो उतना इजीली अपीयर नहीं होते। ठीक है। तो ये था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। आपको समझ में आया होगा, चार टाइप के फोर्सेस हैं और उनकी रेंज, उनकी स्ट्रेंथ, और वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नाउ द टॉपिक इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या लेना देना है? तो देखिए, आपको पता ही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और साइंस का आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है वो है फिजिक्स। ठीक है। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट है। इतने डिपेंडेंट हैं कि डेवलपमेंट ऑफ वन रिजल्ट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द अदर। अगर आप फिजिक्स को डेवलप कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। अगर आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं तो फिजिक्स डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए, पहले कोई इंफॉर्मेशन दी जाती थी तो पुराने एंशियंट टाइम में तो कोई एक बड़ा सा बाजा होता था, उसे बजाकर, या कोई घंटा होता था उसे बजाकर बताया जाता था, सूचना फैलाई जाती थी। फिर एक टाइम आया जब अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर्स पे होने लगे। अब आज का टाइम क्या है कि कोई अमेजॉन प्राइम पर कोई इन्फॉर्मेशन फैला दी, व्हाट्सएप पर कोई इन्फॉर्मेशन फैला दी, है ना, नेटफ्लिक्स पर कोई इन्फॉर्मेशन फैला दी, मतलब ऑल सच काइंड्स, लाइक वो वेब सीरीज भी क्या है, इन्फॉर्मेशन ही तो है। आइडियाज की इन्फॉर्मेशन की, मेरे पास ये आइडिया आया, मैंने उसे इंप्लीमेंट किया, आप सब देखो। तो ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। और टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों हुई? क्योंकि साइंस डेवलप हुई, फिजिक्स डेवलप हुई। पहले वो सोचा गया कि हाँ, ऐसे बाजा बजाकर बताएंगे। फिर बोला हुआ कि नहीं, अब फिजिक्स ने टेक्नो तो थोड़ा और डेवलपमेंट किया, तो टेक्नोलॉजी हाई हुई, बोले नहीं, लाउड स्पीकर बताएंगे। फिर माइक्रोफोन्स आ गए, एसएमएस आ गए, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गई, अभी इतने सारे वेब पोर्टल्स आ गए। तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट हो रहा है। आपने अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हो, पहले जो सुपर कंप्यूटर था वो इतना बड़ा था कि इट यूज्ड टू बी एज बिग एज अ रूम। इतना बड़ा कंप्यूटर था। बट ये धीरे 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 आज सोचिए, आज इतने छोटे छोटे वो माइक्रोचिप्स आ गई हैं, जो आप छोटे से कैमरा, छोटा सा फोन, छोटा सा पेन, इनमें भी फिट होती है। तो क्या, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये सब क्या हुआ? फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी उसकी वजह से इवॉल्व हुई। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स बने, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज बनी, और धीरे धीरे आपने देखा होगा, अगर आपने देखा हो पुराना जो टीवी था, सीआरटी होता था। सीआरटी टीवी जो होता था उसमें पीछे, या सीआरटी कंप्यूटर होता था उसमें पीछे बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता था वो। लेकिन आप आजकल देखिए, आप कितने थिन एलईडीज आते हैं, जरा सी जगह में फिट हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट हुआ। और कैसे हुआ? फिजिक्स के डेवलपमेंट से। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है। ये गाइस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में मेरी तरफ से था, जो मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा कई टेबल्स दी हुई हैं, जो टेक्स्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी की, और वहां आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया, क्या क्या इन्वेंट किया, कौन सी थ्योरीज दी। प्लीज गो थ्रू देम। आप वहां से जरूर पढ़िएगा, और साइंटिस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन उन्हें जरूर पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर। आई जस्ट feel that you all have loved this session. So that's it from my side, guys. So thanks for watching, guys. I hope कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी जो आपके पढ़ाई में काम आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, देन गाइस प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगली बार जब भी मैं ऑनलाइन आता हूँ, आपको वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके। आप मुझको फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे फॉलो लिंक फेसबुक पर, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे यहाँ दिए हुए हैं। इट्स फ्रॉम फिजिक्स की दुनिया, योर ओन यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।